नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाई शिवम। मैं आपको दो अहम घटनाओं के बारे में आज कार्यक्रम में बताने वाला हूं। शुरुआत पहली घटना से करते हैं और यह घटना एकदम सच्ची घटना है, हैरान करने वाली घटना है, लेकिन मीडिया ने इसको बहुत तरजीह नहीं दी, बहुत दिखाया नहीं गया, बहुत जिक्र नहीं हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुरी का इलाका और चाणक्यपुरी में भी एक खास जगह, और यह खास जगह थी यूपी भवन। यूपी भवन में क्या हुआ यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यूपी भवन में कमरा नंबर 22 की बात है। आम दिनों की तरह यहां हमेशा ये चहल पहल वाला माहौल था और ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, क्योंकि यहां पर पॉलिटिक्स वालों का आना जाना काफी रहता है। अमूमन ये लोग यहां जाते आते रहते हैं। राजनीति से जुड़े हुए, राजनेताओं से जुड़े हुए लोग यहां आपको मिलेंगे। ये दिल्ली का पॉश इलाका है और इतना पॉश कि यहां पर खास लोग ही जाते हैं, लिहाजा यहां व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। 26 मई की तारीख थी। करीब दोपहर के 12 बजे होंगे, 12 बजे के आसपास, 12:15 बजे के आसपास यूपी भवन के कमरा नंबर 22 में एक आदमी दाखिल होता है। यह आदमी कौन था, इसके साथ कौन था, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। यह आदमी अपने साथ एक लड़की को लेकर यहां जाता है, एक लड़की जो बंगाल से ताल्लुक रखती है, और उसे बड़ी आसानी से यहां एक कमरा उपलब्ध हो जाता है यूपी भवन में। जबकि नियम के मुताबिक यहां पर आम आदमी को इस तरह से आसानी से कमरा नहीं मिलता, लेकिन इस शख्स को मिल गया। यूपी भवन में तैनात व्यवस्था अधिकारी, जिनका नाम दिनेश कारुश है, एक और अधिकारी राकेश चौधरी और पारस ने इसे यहां कमरा दे दिया। किसके कहने पर कमरा दिया, कौन था ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। यूपी भवन के कर्मचारियों ने जिस आदमी को यह कमरा दिया उसका नाम बताया जा रहा है राजवर्धन सिंह परमार, और यह साहब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक संगठन चलाते हैं और इस संगठन का नाम आपने पहले सुना हो तो जरा मुझे कमेंट करके बताइए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, कमरा देने में क्या दिक्कत थी। दिक्कत यहां तक ज्यादा नहीं थी, दिक्कत इसके बाद शुरू हुई। इसके बाद ऐसी दिक्कत शुरू हुई जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, लोगों को चौंका दिया। क्योंकि ये राजवर्धन सिंह परमार कमरे में लड़की को लेकर दाखिल होता है, लड़की को कमरे में बिठाता है, खुद बाथरूम में जाता है और बाथरूम से ये अर्धनग्न होकर बाहर निकलता है। इसको अर्धनग्न देखकर लड़की चौंक जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, और इसके बाद उसको वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता। करीब 1:05 पर यह शख्स कमरे से बाहर निकलता है और चला जाता है। यह लड़की बंगाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाली फिल्मों में काम कर रही थी, और बताया जा रहा है कि यह लड़की यहां पर कैसे पहुंची इसका भी एक कहानी है। दरअसल एक अधिकारी के नाम पर यह कमरा बुक कराया गया था और एक्ट्रेस को बीजेपी के एक बड़े कैबिनेट मंत्री से मिलवाने के लिए यहां पर लाया गया था। एक बड़ा कैबिनेट मंत्री कौन है इसके बारे में अभी खुलकर लोग नहीं बात कर रहे हैं। लड़की की चीख चिल्ला सुनकर वहां लोग थोड़े चौंके। इसके बाद लड़की चाणक्यपुरी थाने पहुंचती है और वहां पर वो लिखित में कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है। आसानी से उसकी शिकायत लिखी नहीं जाती, पुलिस वाले इसको टहलाते हैं और खूब टहलाने के बाद जब लड़की दर्द से कराह रही होती है, लड़की परेशान होती है क्योंकि लड़की को पीरियड्स थे, तो जैसे तैसे उसकी FIR, उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाती है चाणक्यपुरी थाने में। मामला जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब पुलिस इस पर एक्शन लेती है, दिल्ली पुलिस, और बाद में मध्य प्रदेश के उज्जैन से राजवर्धन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद इसको दिल्ली लाया जाता है और छेड़खानी के अलावा बलात्कार की एक धारा को प्राथमिकी में जोड़ दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने कमरा नंबर 122 सील कर दिया है, उसमें किसी के आने जाने पर मनाही है। यह वही कमरा है जहां पर बीजेपी के एक बड़े मंत्री से मिलवाने के नाम पर एक बंगाली एक्ट्रेस को एक संगठन का शख्स, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का बड़ा करीबी भी बताता है, वो लाता है। उसका यौन शोषण होता है यहां पर, और यूपी भवन में यौन शोषण होता है। यूपी भवन का आप अगर जिक्र करें तो यूपी में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी लगातार यह बात करती है कि वो महिलाओं की हिमायती है। पब्लिक डोमेन में इसकी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन अभी भी इस शख्स के बारे में बहुत डिटेल नहीं सामने आ पाई। वो मंत्री कौन था इसके बारे में गाए बगाए लोग बात कर रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे। किस अधिकारी के नाम पर कमरा बुक कराया गया यह भी अभी खुल के नहीं बताया गया। यूपी भवन के अधीन आने वाला ये पूरा जो घटनाक्रम था, यूपी सरकार क्या कर रही है, यूपी सरकार ने इस मामले को क्यों दबाया, ये सारे सवाल अभी सतह पर नहीं आए हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया या फिर रफा दफा कर दिया गया। दिल्ली में यह घटना उस वक्त हो रही थी जब दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं महिला पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह के मामले में जो कुछ भी कर रही है। महिला पहलवानों से जुड़ी हुई एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना सामने आई है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ने कैमरे पर 3 बातें कही हैं।
पहली बात कि मैंने हत्या की है, दूसरी बात मैंने महिला को गले लगाया तो वो असहज हो गई, और तीसरी बात मैं पॉक्सो एक्ट में बदलाव लाऊंगा। ये 3 बातें, और अगर इन 3 बातों को सुनने के बाद भी दिल्ली पुलिस को और सबूत चाहिए और उसको कुछ सामग्री चाहिए जिससे कि वो इनको गिरफ्तार कर सके, तो फिर धन्य है दिल्ली पुलिस। बंगाली एक्ट्रेस के मामले में भी पुलिस ने इस तरह का काम किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो कितने गंभीर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की महिला सांसद और सांसद भी अब पहलवानों के साथ खड़ी हो गई हैं, और जो 83 वर्ल्ड कप के विजेता हैं वो भी महिला पहलवानों के साथ खड़े हो गए हैं। और आप एक और अंदाजा लगाइए कि मोदी जी पीएम हैं, अगर वो कुछ भी कहेंगे तो वो सही कहेंगे। इस बात की धारणा धीरे धीरे करके बदल रही है, और धारणा इसलिए बदल रही है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की, और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो हैरान करने वाला, हालांकि पहले भी आपको बताया गया, लेकिन मैं एक बार फिर से बड़े सिलसिलेवार तरीके से वो आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे आरोप इस शख्स के ऊपर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 28 अप्रैल को बीजेपी सांसद के ऊपर मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, 2 एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की गई। ध्यान दीजिएगा 28 तारीख को एफआईआर में खुलेआम ये लिखा गया, यौन शोषण के मामले लिखे गए, 15 मामले लिखे गए, और गलत तरीके से छूने, छाती और नाभि को छूने का मामला लिखा गया, स्टॉक करने जैसे 10 और मामले लिखे गए। दोनों एफआईआर आईपीसी की धाराओं के अधीन, यानी आईपीसी की धारा 354, यानी एक औरत की उसकी शालीनता को ठेस पहुंचाने का मामला, 154A यानी यौन शोषण, 354D यानी स्टॉकिंग, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। बड़ी गंभीर धाराएं ये, जिसमें 3 साल की जेल का प्रावधान भी है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया, जिसको हटाने की भी कवायद शुरू हो गई। 5 से 7 साल की सजा है पॉक्सो में, इसके बारे में आप जानते हैं। वही पॉक्सो जिसको हटाने को लेकर इतना हलगामा हो रहा है, और जो जनचेतना रैली करने वाले थे वो भी रद्द करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, ब्रजभूषण शरण सिंह को। क्यों? क्योंकि दबाव बनने लगा है, इस रैली को रद्द करना पड़ा। 6 तारीख को यह रैली होने वाली थी अयोध्या में, दर्जनों साधु संतों को बुलाया गया था, लाखों समर्थकों को बुलाया था, लेकिन चूंकि इस दिन पर्यावरण दिवस 5 और 6 को है तो वो मैदान खाली नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं अब आता हूं यहां पर अंग्रेजी अखबार की एक बार फिर से रिपोर्ट पर। यह रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, इन बयानों का जिक्र करना बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 बयान हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, एक एक करके। पहले रेसलर का बयान, उन्होंने जो आरोप लगाया एफआईआर में, उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं रेस्तरां में खाना खाने गई, तब आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो यहीं नहीं रुके और फिर से उन्होंने मेरी छाती पर हाथ रखा और उसे पकड़ लिया। उन्होंने 3-4 बार ऐसा काम किया और इससे मैं पूरी तरह से डर गई। ब्रजभूषण सिंह के ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ और यहां मेरी हथेली, घुटने, जांग और कंधे को बिना मेरी इजाजत के छुआ गया, टच किया गया। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो उन्होंने अपने पैर से मेरा पैर भी छुआ। इसके बाद से वो मेरी सांसों को चेक करने लगे और चेक करने के लिए मेरी छाती से लेकर पेट तक अपने हाथ को फेरने लगे। वो केवल मुझे छूना चाहते थे। ये पहले रेसलर का बयान है जो एफआईआर में दिया गया। दूसरे रेसलर की बात सुनिए आप कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जब मैं मैट पर लेट गई थी तब ब्रजभूषण सिंह मेरे करीब आए और उन्होंने कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठा दी और फिर छाती से पेट तक पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग यानी सांसें चेक करने के बहाने ये सब किया। और जब मैं फेडरेशन के ऑफिस में गई तो उन्होंने मुझे ऑफिस में भी बुलाया और मेरा भाई जो मेरे साथ गया हुआ था उसे बाहर कमरे से बैठने के लिए कहा गया। वो बाहर बैठा रहा और जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यह दूसरे रेसलर का बयान है। तीसरे रेसलर का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो मेरे परिवार वालों से बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था।
मोबाइल नहीं था मेरे पास। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक मेरी ओर मुझे खींचा अपनी ओर, मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने क्या लालच दिया यह भी बताया गया है बयान में। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे जरूरत होती है। यह तीसरे रेसलर की बात है। चौथे रेसलर ने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे ब्रजभूषण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और मेरी नाभि पर हाथ उन्होंने रख दिया और उन्होंने कहा कि वो मेरी सांसें चेक कर रहे हैं। वो हमेशा इसी तरह की चीजें करते थे, हमेशा अनुचित चीजें करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए हम सबने ये तय किया था, एक प्लानिंग की थी कि हम सब लोग अकेले नहीं रहेंगे, हम लोग अकेले नाश्ता नहीं करेंगे, अकेले लंच नहीं करेंगे, अकेले डिनर नहीं करेंगे, जहां भी जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। पांचवीं रेसलर ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए आप। पांचवीं रेसलर ने कहा कि मैं टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी हुई थी। ब्रजभूषण सिंह मेरे पास यानी आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरी कमर के नीचे है। मैं ये महसूस करते हुए बहुत हैरान थी, मैं डरी हुई थी, मैं चौंक गई थी। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत कैसे की जा सकती है, मेरी इजाजत के बगैर। मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। इसके बाद छठी रेसलर का भी बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के बहाने आरोपी ने मुझे कंधे से पकड़ के अपने करीब खींचा। खुद को बचाने की कोशिश जब उसने की तो असहज हो गई वो और उसने दूर करते हुए अपने आप को झटकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने काफी बार कोशिश की कि इसके बाद उन्होंने उनको पकड़े ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है क्या तुझे। एक और बयान है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। यह माइनर रेसलर का बयान है उसकी तरफ से जिसने रिपोर्ट की। उसमें लिखा हुआ है कि उसे तस्वीर लेने के बहाने कसकर पकड़ा गया था और उसे अपनी ओर खींचा गया था, कंधों को दबाया गया था और फिर उसकी छाती पर अपने हाथ रखे गए थे। यह बयान एक माइनर का है। एक तरफ यूपी भवन में इस तरह की घटना होती है जिसमें एक बीजेपी मंत्री के मुलाकात के नाम पर, एक अफसर के नाम पर यूपी भवन में कमरा बुक कराया जाता है। एक बंगाली एक्ट्रेस को कमरे में लाया जाता है और उसके साथ एक शख्स जो अपने आप को एक संगठन का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। उसकी गिरफ्तारी होती है और वो लड़की पीरियड्स के दर्द से करहा रही थी। उसको सहते हुए पुलिस थाने गई, पुलिस वालों ने उसको चक्कर लगवाए। दूसरी घटना और भी ज्यादा संदेहास्पद है क्योंकि इसमें बीजेपी के एक एमपी का सीधे नाम जुड़ रहा है और 1 महीने से ज्यादा लंबा वक्फा हो गया। तमाशा तमाशा और तमाशा हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इन दोनों घटनाओं से एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि न सिर्फ महिला पहलवानों के इरादों को कुचलने का पूरा षड्यंत्र है, बल्कि पूरे देश में जो एक नेक्सस चल रहा है कि पावर के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए, उसको बंद होना चाहिए। और इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है जो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है कि इस मामले में कानून को कैसे दबाया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तमाम महिलाएं इस ओर इशारा भी कर रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं। खुद बीजेपी की कई सांसद, जिसमें महाराष्ट्र की एक सांसद शामिल है, उन्होंने भी कहा है कि यह गलत है, जो आरोप अगर गंभीर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा आपको, और महिला सुरक्षा के नाम पर जो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है उसको क्या करना चाहिए ये भी बताएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।